कोलकाता शहर से 9 अगस्त 2024 की सुबह को एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर्स ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी और उनका गला इतनी ताकत से घोटा गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। इसका अंदाजा उनके शरीर पर मिले कई निशानों से आराम से लगाया जा सकता था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से भौंकला जाओगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपका सामना सच से होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ उस फीमेल डॉक्टर को नीतू नाम से रेफर करने वाला हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। नीतू एक जूनियर डॉक्टर थी जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी 8 अगस्त 2024 को। और दिन की तरह नीतू अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उनकी मम्मी का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। नीतू की मम्मी उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसकी रिप्लाई में नीतू बोलती है कि उसकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मम्मी से बात करने के बाद नीतू पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में नीतू को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस वक्त नीतू को थोड़ी थकान सी महसूस होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगती है। नीतू को आराम करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं और वह तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा असामान्य था, क्योंकि नीतू कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। और जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा। वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस कर्मचारी की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर नीतू की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पर कुछ खून के निशान भी हैं। वहां खड़े सब लोगों के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल्स डॉक्टर एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। वह भी हॉस्पिटल के अंदर। नीतू की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफी देर तक डॉक्टरों के कोशिश करने के बाद भी कुछ घंटे के बाद वह अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस रेप एंड मर्डर केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह अस्पताल को बदनाम होने से बचाना चाहते थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि नीतू के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत करने की कोशिश की थी, और जब नीतू ने उस आदमी की हरकतों का विरोध किया और अपने आप को उस दरिंदे से बचाना चाहा तो उस दरिंदे ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करके
पहले उसका रेप किया और फिर बेरहमी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर नीतू के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। यह केस शायद और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरों में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इस टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि कुल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वह लोग उस टाइम वहां पर क्या कर रहे थे और उन लोगों को इस बीच वहां पर कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड उन्हें मिला था वह इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन कनेक्ट करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय राय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वह लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंदर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। जैसे आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड ऑथोराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि बिना किसी वजह के कहीं पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो पाए। पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं, पर संजय पुलिस वालों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि संजय ही नीतू के मर्डर का मुख्य आरोपी है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय से और ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं और पुलिस वालों की सख्ती से टूटकर आखिरकार वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने ही नीतू को मारा है और उसका रेप किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और सबूत कलेक्ट करने संजय रॉय के घर पर जाते हैं जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे लगे हुए थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उसने उस दिन पहने हुए थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था। उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले, क्योंकि वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले ने उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाया तो वह भी नीतू के ब्लड से मैच हो जाता है, जो कि संजय रॉय के खिलाफ एक पुख्ता सबूत था। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वह रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी जानकारी भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वह आराम से इस हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। 4थी मंजिल पर आते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर नीतू पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। नीतू को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ जा तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक नीतू के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली नीतू के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था और नीतू अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा।
दोस्तों, यह केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और संजय रॉय को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लोगों में गुस्सा है और उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ इस तरह की विभत्स घटनाएं होती रहेंगी और इस कातिल दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।